नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप लोगों का जीएस गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था कोशिका सेल। और मैंने बताया था कि अभी के टाइम पे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, कोई भी प्रतियोगी एग्जाम दे लीजिए, आपको इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी के टाइम पे अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो अब वो जमाना गया जब आप कोई भी एक किताब रट्टा मार लेते थे, वन लाइनर रट्टा मार लेते थे और उस रट्टा मारने से, वन लाइनर करने से आपका सिलेक्शन हो जाता था। तो मेरे मित्रों, मैं बता दूं आप लोगों को कि अब वो जमाना चला गया है। अभी के टाइम पर यदि आप एक हवलदार का भी पेपर देते हैं तो उसमें भी आपको कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कोई भी एग्जाम हो, आपके पास डीप नॉलेज, डिटेल नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे तेजी से, उसके बाद आज की क्लास की ओर अग्रसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होता है? जीवन का जो हम देखें सबसे छोटा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है उसको हमने सेल कहा था, कोशिका कहा था। फिर कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी मित्रों? तो कोशिका की खोज की गई थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि मृत कोशिका था। और अगर जीवित कोशिका की बात की जाए तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1674 में एंटोनी वॉन लुवेनहुक के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीवों का वर्गीकरण हमने देखा कि कोशिका की संख्या के आधार पर कैसे किया गया। तो अगर किसी जीव में अगर कोई जीव सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। और यदि कोई जीव एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे मल्टीसेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक कोशिकीय जीव में हमने देखा बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लाइडोमोनस। और बहुकोशिकीय जीव में हमने देखा ऑक्टोपस हो गया, पेट्रोमाइजन हो गया। इसके बाद पेड़ पौधे हो गए, हम लोग हो गए, ठीक है, इंसान, मानव हो गए, इसमें कवक, जानवर, ये सभी बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम देखें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्वान और स्लीडन के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लीडन और स्वान, इन दोनों के द्वारा दिया गया था। और बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने एक पॉइंट उसमें ऐड किया। तो टोटल 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहला था सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा था कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। और रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा जोड़ा गया कि सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रमुख घटक में देखे थे 3 चीज। सबसे बाहरी कवर को हमने नाम दिया था कोशिका, सबसे बाहरी द्रव ये जो है हमारा, ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। जो सबसे बाहरी आवरण हो जाएगा ये हो जाएगा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर में हमने देखा कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। फिर सबसे अंदर गोलाकार संरचना केंद्रक हो गया। और ये बाहरी संरचना जैसे अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कोशिका झिल्ली हो गया, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पादपों की। तो पादप कोशिका में हमने देखा कि एक एक्स्ट्रा कवर ऊपर लगा हुआ है। और उस एक्स्ट्रा कवर को हमने क्या नाम दिया था? उस एक्स्ट्रा कवर को हमने नाम दिया था कोशिका भित्ति, सेल वॉल हमने नाम दिया था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अलग अलग जीवों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज का बना हुआ है। तो पादपों में किसका बना होता है? सेलुलोज का, शैवाल में ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसैकेराइड, कवक में ग्लूकोसिन बहुलक या काइटिन कहिएगा, और जीवाणु में ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे वही सबसे बाहरी जो कवर था हमारा जंतु की, अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी होता है वही हमारा कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली से ही संबंधित एक मॉडल का नाम भी हम बताए थे, द्रव मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो ये था मित्रों हमारे कल के क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन। चलिए हम तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर।
चलिए, तो आज का क्लास हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोशिका है, तो कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर ये हम लोगों ने देखा केंद्रक। तो केंद्रक में क्या उपस्थित होगा? गुणसूत्र उपस्थित होगा। ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये बात भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब हम केंद्रक के अंदर इसे देखते हैं, जब हम केंद्रक के अंदर गुणसूत्र को देखेंगे, क्रोमोसोम्स को देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दो चित्र बना हुआ है। तो गुणसूत्र हमारा ये है, ये हमारा क्रोमोसोम है। लेकिन इस तरीके का क्रोमोसोम हमें पहले देखने को नहीं मिलता है केंद्रक में। आप यहाँ देखिए, ये केंद्रक देखिए, ये जो आप केंद्रक देख रहे हैं, तो केंद्रक के अंदर ये जो आप देख रहे हैं घुमावदार, ये तो जालीनुमा बिखरा हुआ पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ये है क्रोमेटिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अगर ये हम केंद्रक ले लिए, तो केंद्रक में ये इस तरीके से उलझा हुआ है। इस तरीके से जो हम धागानुमा संरचना देख रहे हैं, जो बिखरा हुआ है, ये दोस्तों हमारा हो गया क्रोमेटिन हो गया। क्रोमेटिन हो गया। अब क्या होगा? यही क्रोमेटिन जो है दोस्तों, यही क्रोमेटिन संगठित होकर, संघनित होकर के क्या बना लेती है? तो यही आपको बना लेती है क्रोमोसोम्स बना लेती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम समझने के लिए यहां पे बना लेते हैं। इस तरीके से। तो ये जो है देखिए दोस्तों, ये जो बना, ये अब हमारा बन चुका है, ये हमारा बन चुका है क्रोमोसोम्स हमारा ये बन चुका है। ठीक है, ये हमारा बन चुका है गुणसूत्र। तो केंद्रक के अंदर ये जो बिखरा हुआ हम देख रहे हैं, धागानुमा संरचना उलझा हुआ, ये है क्रोमेटिन। और यही क्या होता है? यही फिर कंडेंस होकर के, संघनित होकर के क्या बना लेता है दोस्तों? ये बना लेता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी गुणसूत्र जो है, देखिए दोस्तों, तो जो हमारा गुणसूत्र है, ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र जो है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होगा। क्या बना होगा? गुणसूत्र बना होगा, क्रोमोसोम बना हुआ होगा। और बना कैसे, ये हम लोगों ने देख लिया कि क्रोमेटिन धागा जो है कंडेंस होकर के, संघनित होकर के क्या बना लेता है? तो ये बना लेता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र बनाता है। अब आप यहां देखेंगे दोस्तों कि यहां पे ये जो हम देख रहे हैं, ये भुजा है, ये जो हम देख रहे हैं ये भुजा है, आर्म है। फिर आप देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं, जो छोटी भुजा है, जो बड़ी भुजा है, जहां पे मिली हुई हैं, ये होता है सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर है, जहां पे ये छोटी भुजाएं, बड़ी भुजाएं मिली हुई हैं, सेंट्रोमेयर है। और एक ये होता है दोस्तों टेलोमेयर है। ये टेलोमेयर जो है वो समझिए एक प्रोटेक्टिव कैप के तरह काम करता है, एक सुरक्षात्मक जो है कैप के तरह वो काम करता है, जो क्या होगा, जो इसे सुरक्षा प्रदान करेगा। तो कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा? तो जो भी जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है ना, उनके लॉस होने से ये इसे बचाता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक कोड्स हैं उनको लॉस होने से ये बचाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में मिली हुई होती हैं। तो ये हमारा था गुणसूत्र। अब आगे देखें, आगे अगर हम देखें तो यहां देखिए डीएनए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जो क्रोमोसोम्स है
वो क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है। एक और बात मैं बता दूं क्रोमोसोम्स के बारे में कि अगर मानवों में पूछे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मानव में गुणसूत्रों की क्रोमोसोम्स की संख्या तो कितनी हो जाएगी। अगर संख्या पूछेगा दोस्तों तो आप बोलिएगा 46, ठीक है। और अगर जोड़ा में पूछ देगा तो 23 जोड़ा कहेंगे दोस्तों। यही 23 जोड़ा संख्या में क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं, यहां देखिए डीएनए दोस्तों। डीएनए को काफी विस्तृत रूप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले तो देखिए दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी अगर पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मित्रों इस बात को याद रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। क्योंकि बच्चों को याद है डबल हेलिक्स मॉडल वाला वाटसन और क्रिक, तो वो वही मार देते हैं और यहाँ पर ये गलत हो जाता है। बच्चों आपको याद रखना है कि डीएनए की जो खोज हुई थी वो खोज किसके द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा की गई थी, ठीक है। फ्रेडरिक मिसर के द्वारा दोस्तों डीएनए की खोज हुई थी। अब देख लीजिए संरचना में कुछ इस तरीके का है, फिर हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में, डीएनए के बारे में। तो खोज हो गई फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। अब हम देखेंगे कि डीएनए का जो ये जो डबल हेलिक्स संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल जो हम देखेंगे, जो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो डबल हेलिक्स संरचना है, ये जो प्रस्ताव है या फिर मॉडल है, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा कि जो डीएनए है, जो डीएनए बना हुआ है, इसमें हम लोग मेनली कौन कौन से पार्ट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा डीएनए है, इसमें देखिए कि ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं, ये आपका होगा सुगर फॉस्फेट, एक बैकबोन की तरह यह काम करता है। सुगर फॉस्फेट ये बैकबोन है। इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे बेस पेयर देखने को मिलेगा, और फिर आप ये देखिएगा तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन युक्त क्षार देखने को मिलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजनस बेस इसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सुगर फॉस्फेट बैकबोन था, फिर हमने देखा कि एक बेस पेयर है और एक हमारा है नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो हम 4 देख रहे हैं यहाँ पर, यही आपका है नाइट्रोजन युक्त क्षार है दोस्तों। तो आप देखिएगा कि ये जो 4 है, इसी को कैटेगराइज किया गया है मेनली 2 पार्ट्स में, प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजन युक्त क्षार, जो डीएनए के मूलभूत निर्माण खंड बनाते हैं। जो डीएनए का मूलभूत निर्माण खंड होता है मित्रों, वो किसके द्वारा बना हुआ होता है, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। और यही प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है आगे जाकर के इस 4 में बटने वाला है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, प्यूरिन में क्या आता है और पायरिमिडीन में क्या आता है। आपको याद रखना है दोस्तों कि प्यूरिन में क्या आएगा और पायरिमिडीन में क्या आएगा। तो यहां देखिए दोस्तों, ठीक, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है सभी को। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कि प्यूरिन और पायरिमिडीन आपको अलग अलग याद रखना है। आप एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्यूरिन है और निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडीन है, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया था और फिर उसी में कुछ अलग भाग हो जाएंगे, तो टोटल जो है हमारे 4 यहाँ पर बन करके आ रहे हैं। तो आप देखिएगा ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन में दोस्तों क्या क्या आएगा,
प्यूरिन में आएगा आपका एडेनिन और दूसरा आएगा आपका गुआनिन। ठीक है, प्यूरिन में दोस्तों क्या आएगा, प्यूरिन में आएगा आपका सबसे पहला एडेनिन और दूसरा आएगा दोस्तों आपका गुआनिन। और दोस्तों एक और बात, एक और अति महत्वपूर्ण बात, यदि आप लोगों में से किसी ने बीपीएससी एडीओ का प्रश्न पत्र देखा होगा तो वहां पे संरचना से भी संबंधित एक प्रश्न देखने को हमें मिला था। ठीक है, तो संरचना भी आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। में भी आपके एग्जाम में पूछ दे कोई भी एक संरचना दे करके कि यह किसका संरचना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो पैरिमाइडिन है इसके अंतर्गत दोस्तों थाइमिन और साइटोसिन आ जाएगा। ठीक है, दो दो करके आपको दोस्तों याद रखना है। मैंने बताया जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, नाइट्रोजन युक्त जो क्षार है दोस्तों, ठीक है, उसी को हमने बांट दिया प्यूरिन पाइरीमाइडिन में। और फिर आप देखेंगे दोस्तों कि प्यूरिन जो है इसमें आएगा एडेनिन और गुआनिन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें पैरिमाइडिन की तो इसमें थाइमिन और साइटोसिन आ जाएगा दोस्तों। अब यहां पर बात यह है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जैसा हमने यहां देखा, यहां हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, ये जुड़ा हुआ है। तो कौन किससे जुड़ा हुआ होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो एडेनिन है ये जुड़ा हुआ होगा थाइमिन से, एडेनिन जुड़ा हुआ होगा थाइमिन से, और ये जो गुआनिन है ये जुड़ा हुआ होगा दोस्तों साइटोसिन से जुड़ा हुआ होगा। तो फिर से देखिए, एडेनिन दोस्तों जुड़ा हुआ है थाइमिन से और गुआनिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से। आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप इसको याद रख लीजिए इस प्रकार से दोस्तों, ATGC, इस प्रकार से आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए से एडेनिन और टी से हो जाएगा आपका थाइमिन, जी से होगा आपका गुआनिन और ये सी से हो जाएगा आपका साइटोसिन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि AT और दूसरा आपको याद रखना है GC, ATGC। आप इसको अगर बीच से बांट दे तो यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन ही किसका भाग है, तो प्यूरिन का भाग है। और दूसरा ये जो आपका थाइमिन है और ये जो साइटोसिन है ये किसका भाग है, तो ये पैरिमाइडिन का भाग है। तो इस प्रकार से भी आपको याद रह सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा ATGC। ठीक है, 2-4 बार इसको पढ़ लीजिएगा, ATGC आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे RNA पढ़ेंगे तो फिर इसी से मिलता जुलता चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहां हम लोग देखते हैं, अब RNA के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे, फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे RNA का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। वहां पे DNA में हम लोगों ने देखा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा कि DNA में हम लोगों ने देखा कि वो डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित था। ठीक है, वहां पे डबल स्ट्रैंड हमें देखने को मिल रहे थे ये, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं
आपको सिंगल स्ट्रैंड देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एकल स्ट्रैंडेड ये होता है, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे होता है। फिर वही बात कि इसमें भी ये जो हम देख रहे हैं ये किसका बना होगा, तो ये आपका सुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था डीएनए में, जैसा कि हम लोगों ने डीएनए में देखा था, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है और ये बेस पेयर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये आपका सुगर फॉस्फेट बैकबोन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका न्यूक्लियो बेसिस हो जाएगा, अर्थात वही नाइट्रोजन युक्त क्षार हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियो बेसिस हो गया ये आपका। अब देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मैंने बोला कि 4 भाग हम लोग देखे थे डीएनए में। डीएनए में जैसे कि हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस देखे थे तो 4 चीज हमने देखा, ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी 4 चीज देखने को मिलेगा। अब देखिए वो क्या क्या है, फिर से यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सब कुछ तो वैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखिए प्यूरीन है और पायरिमाइडिन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्यूरीन की, एक प्यूरीन और दूसरा हमारा था पायरिमाइडिन, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पे क्या क्या आएगा, देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा कि डीएनए में हम लोग किसको जोड़ रहे थे, एटी को जोड़ रहे थे, एटी को। ठीक है, तो यहां पे हम किसको जोड़ेंगे, एयू को जोड़ेंगे। अब ये एयू क्या है दोस्तों, ठीक है, तो ए से कहिएगा सर कि ये आप एडेनिन है। जी से आप कहिएगा कि सर ये तो गुआनिन है। ठीक है, इन सब से हम लोगों ने पहले ही मुलाकात कर लिया। ठीक है, ये हमारे परिचित हो चुके हैं अब, लेकिन नया मेहमान कौन आ गया, नया मेहमान देखिए कौन आएगा दोस्तों, ये आएगा यूरासिल। ये यूरासिल आ गया, नया मेहमान है ये। ठीक है, मतलब थायमीन जो है इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, यहाँ पे हमें थायमीन के जगह पर क्या देखने को मिलता है, यूरासिल देखने को मिलता है। और बाकी सी से आप वही कहिएगा दोस्तों, साइटोसिन हो गया, ये साइटोसिन हो गया। तो आपके पहले से पूर्व परिचित मेहमान कौन कौन हो गए, तो आप कहिएगा सर एडेनिन पूर्व परिचित है, गुआनिन पूर्व परिचित है, साइटोसिन हो गए, नया मेहमान कौन है, तो ये है यूरासिल, ये है यूरासिल। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, आप याद रखिएगा एयू। ठीक है, एयू और फिर यहां पर जीसी, एयू जीसी आपको याद रखना है। डीएनए में आपको याद रखना था एटीजीसी, यहां पे आपको याद रखना है एयू और जीसी आपको याद रखना है। और स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो स्ट्रक्चर पे भी एक नजर आप देख लीजिए, ये साइटोसिन आपका हो गया, ये गुआनिन हो गया। ठीक है, ये एडेनिन है और ये आपका यूरासिल हो गया दोस्तों। तो स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को, कोई भी चैप्टर अभी के टाइम पे जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़िएगा तब तक परीक्षा निकालना मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वन शॉट पढ़ करके थोड़ा देर 30 मिनट में ही एक ऐसा वीडियो देख ले जिसमें पूरा कोशिका समाप्त हो जाए, तो अभी के समय में दोस्तों याद रखिए कि आपसे एमटीएस का एग्जाम भी वैसे में नहीं निकलेगा कि आप 30 मिनट का वीडियो देख के सोचिएगा कि हम पूरा कोशिका पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत आप उसको फुल डिटेल में नहीं पढ़ पाइएगा, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा टॉपिक्स का। तो हम लोग थोड़ा लेकर के चलेंगे, लेकिन डीप में लेकर के चलेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ताकि भारत का कोई भी प्रतियोगी एग्जाम आप लोग से छूटे ना। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। अब सबसे पहले तो आप ये फिगर देख लीजिए, फिगर में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा ये जो प्रोटोप्लाज्म है यहां, तो ये हमारा कोशिका हो गया, ये है हमारा कोशिका। तो ये जो बाहरी आवरण होता है, ये जो बाहरी आवरण है दोस्तों, अगर हम बात करें जंतु कोशिका की,
अब हम जंतु कोशिका या पादप कोशिका अलग अलग नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि पादप कोशिका के केस में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति हो जाता है, वो तो सेल वॉल हो जाता है। इसीलिए जब हम बाहरी आवरण कहते हैं तो बार बार हमें जंतु कोशिका यहां पे मेंशन करना पड़ता है कि जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण है आपका सबसे बाहरी आवरण वो तो कोशिका झिल्ली है, वो सेल मेम्ब्रेन है। चलिए, तो ये आपका हो गया झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया ये आपका। कोशिका झिल्ली। अब देखिए आप इसके अंदर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है केंद्रक से बाहर, लेकिन ये जो बीच वाला है ये तो आपका केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो केंद्रक से बाहर का जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं जहां पे तरल भी भरा हुआ है और कुछ कुछ हमें कोशिकांग भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है दोस्तों ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है आपका साइटोप्लाज्म है, आपको ध्यान में रखना है। अंदर देखिए इस कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर जो बीच वाला जो हिस्सा हम देख रहे हैं जहां पे एक तरल भरा होता है और कुछ कोशिकांग हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के साथ मतलब ये जो हिस्सा है इस हिस्सा के साथ साथ अगर आप इस केंद्रक को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, इसी को जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो फिर से दोस्तों एक बार हम इसे देखेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है दोस्तों ये किसका बना हुआ होगा, ये जो जीव द्रव्य है ये किसका बना होगा, आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा जीव द्रव्य किसका बना है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीव द्रव्य जो है ये जो प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों ये साइटोप्लाज्म में अगर आप ऐड कर देते हैं न्यूक्लियस को, मतलब कि केंद्रक को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों ही मिलकर के बनाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। अब देखिए आप दोस्तों कि यह कोशिका का जीवित, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, यह कोशिका का जीवित जेली जैसा रंगहीन पारदर्शी और चिपचिपा भाग है जो कोशिका झिल्ली, यही दोस्तों मैंने जो बाहर बनाया था, ये जो मैंने बाहर बनाया था कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसके अंदर है, ठीक है। इसे अब देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है ये दोस्तों कि इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवन का भौतिक आधार दोस्तों किसे माना जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्म को, जीवन का भौतिक आधार हम कहेंगे। अब देखिए जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य में कोशिका के अंदर मौजूद, अच्छे सुनिएगा, कोशिका के अंदर मौजूद सभी जीवित घटक आते हैं, अब देखिए तो सबसे पहले तो आपको साइटोप्लाज्म ये जो अंदर वाला भाग था ये हमारा था साइटोप्लाज्म, ठीक है, यही हमारा कोशिका द्रव्य हो गया दोस्तों, कोशिका द्रव्य इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा था हमारा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक ये, और अन्य अंगक जो अन्य कोशिकांग हैं, ठीक है, इस तीनों को आप मिला देंगे यहां पर, तो यही दोस्तों आपका क्या बनेगा, ये बनेगा जीव द्रव्य बनेगा। क्या क्या बोले दोस्तों, आपको याद रखना है, पहला तो याद रखना है कोशिका द्रव्य याद रखना है, दूसरा हो गया हमारा केंद्रक, और तीसरा हमारा अन्य अंगक अन्य कोशिकांग
मतलब कि कोशिका झिल्ली के अंदर आप जो भी देख रहे हैं इन सभी को आप मिला दीजिए, यही आपका बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, यही आपका बन जाएगा जीव द्रव्य बनेगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है दोस्तों, ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो आप देख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म शब्द वैज्ञानिक जेई पुरकिंजे, तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे पुरकिंजे, प से प्रोटोप्लाज्म और प से पुरकिंजे याद कर लीजिए दोस्तों। क्या याद कीजिएगा? प से प्रोटोप्लाज्म याद कर लीजिए और प से पुरकिंजे याद कर लीजिए। नाम भी मिलता जुलता है, याद करने में भी आपको इजी रहेगा। और ज्यादा याद करने में अगर समस्या हो तो एक माला लीजिए और उस पे उसी नाम को दोहराते रहिए, देखिए तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए पुरकिंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास, और आशा करते हैं कि ये सारा टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। आप अगर एक बार समझने में दिक्कत हो तो आप फिर से देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोशिका का एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। 100% श्योरिटी, गारंटी मैं इस बात की लेता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अब आगे के क्लास में। आगे की बातें आगे जो भी है हम लोग आगे क्लासेस में करेंगे। तब तक आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे, हम और मेहनत कर पाएं और अच्छे से आपकी जो नीड्स है उसको समझ करके हम वीडियो को आगे बना सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।